नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राव आप सभी को अपने प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, हम न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट क्यों आवश्यक है, पोषक पदार्थ क्यों आवश्यक है। पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता, नीड टू न्यूट्रिशन। ठीक है प्यारे बच्चों, हम भोजन क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं या पोषक तत्व क्यों लेते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो बता चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। प्यारे बच्चों, हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये सब खाते हैं। तो इनको खाने से हमको ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? तो ये क्या है, पोषण की आवश्यकता है। अगर ऊर्जा नहीं चाहिए तो हमको पोषण भी नहीं, पोषक पदार्थ नहीं चाहिए। ठीक है ना। एक क्या होता है, जैविक क्रियाएं को करने के लिए भी पोषण जरूरी है। जैविक क्रियाएं जो भी होती हैं, जैविक क्रियाएं के लिए पोषण आवश्यक है। ठीक है ना। शरीर का विकास करना हो, शरीर का विकास एवं वृद्धि, शरीर का विकास एवं वृद्धि करना हो तो भी हमको पोषण चाहिए ही चाहिए। मतलब पोषक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। प्यारे बच्चों, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए न्यूट्रिएंट का होना बेहद जरूरी है। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, मतलब पोषण क्यों जरूरी है, तो पहली बात तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, जैविक क्रियाएं होती हैं, शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। जैसे खनिज लवण की अगर ऊपर नीचे हो जाए, आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो शरीर में दिक्कत आना चालू हो जाएगी। इनमें से कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आती है। एक होता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। प्यारे बच्चों, शरीर को हर पदार्थों की जरूरत होती है। हर थोड़ा थोड़ा, मतलब एक निश्चित अनुपात में शरीर को हर चीज चाहिए होता है। ठीक है ना। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, ना कोई ज़्यादा
ना कोई ज़्यादा हो ना कोई कम हो, ठीक है ना। जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतना ही होना चाहिए। तो कह सकते हैं पोषक पदार्थों की एक निश्चित मात्रा या पोषक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करता हो। पोषक पदार्थों का ऐसा मिश्रण पोषक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो शरीर की पोषक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो शरीर की आवश्यकताओं को उचित मात्रा में पूर्ण करता हो। प्यारे बच्चों, पोषक पदार्थों का ऐसा मिश्रण मतलब हमको हमारे शरीर को क्या चाहिए, एक चीज़ थोड़ी चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट खा लें बस लंबे चौड़े हो जाएंगे, शरीर का विकास हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब हमको थोड़ी चीज़ें या शरीर की आवश्यकता के हिसाब से, शरीर की क्या डिमांड है, शरीर को क्या चाहिए और किस रेशियो में चाहिए, कितना चाहिए, तो उस हिसाब से तो पोषक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो शरीर की आवश्यकता को उचित मात्रा में क्या कर रही हो, पूरी करती हो, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है। एक होता है कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। प्यारे बच्चों, कुपोषण क्या होता है कि दोषपूर्ण भोजन, दोषपूर्ण और अल्प मात्रा में पोषक पदार्थ जो शरीर की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाता हो, उसको हम कहते हैं कुपोषण। ठीक है ना। मेल न्यूट्रिशन मतलब शरीर को हर पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में चाहिए होता है। ठीक है ना। शरीर को किसी खास न्यूट्रिएंट की खास ज़रूरत होती है और किस रेशियो में, किस मात्रा में ज़रूरत होती है। अगर शरीर को उस मात्रा में पोषक पदार्थ शरीर को मिलता रहे तो शरीर का अच्छा विकास होगा, अच्छी मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अगर ये सब उसको कम भोजन मिल रहा है या फिर दोषपूर्ण मिल रहा है, जो रेशियो में जिस पोषक तत्व को रहना चाहिए वो नहीं है, तो शरीर का विकास नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। तो इसी को बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण। ठीक। ज़्यादा बच्चे सोचते हैं कि जिसको कम भोजन मिलता है वो न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण होता है। कुपोषण का मतलब पोषक पदार्थों में आप क्या खा रहे हैं, किस चीज़ की शरीर को रिक्वायरमेंट है। जैसे शरीर को चाहिए प्रोटीन, आप वसा खा रहे हैं धड़ाधड़। ठीक। शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, आप विटामिन खा रहे हैं। शरीर को कुछ और चाहिए लेकिन आप खा रहे हैं कुछ और, तो ये कहलाता है क्या, कुपोषण। और किस रेशियो में चाहिए वो भी ध्यान रखना होता है। मतलब कम की ज़रूरत है आप ज़्यादा खा लिए, ज़्यादा की ज़रूरत है कम खा लिए, तो ये मेल न्यूट्रिशन का कारण बनता है। देखिए बच्चों, पोषण क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवधारियों में पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है। जीवधारियों में पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है, जिससे जीवधारी स्वयं को वृद्धि या स्वयं में वृद्धि एवं विकास करते हैं। ठीक है।
पोषण के प्रकार, पोषण दो टाइप से होते हैं, एक स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं तथा इनमें होने वाली पोषण की प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। अब दो ही ऐसे हैं जो स्वपोषी पोषण होता है, जिनमें एक हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरियास होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब देखिए परपोषी बी है, परपोषी पोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों, वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं। मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, दूसरों से प्राप्त करेंगे, वो परपोषी। तथा उनमें होने वाला पोषण परपोषण कहलाता है। उनमें होने वाला पोषण परपोषण कहलाता है। देखिए बच्चों, परपोषी पोषण मतलब वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तथा उनमें होने वाला पोषण परपोषण कहलाता है। ठीक, इसमें अब बहुत सारी टाइप्स आते हैं। जैसे आपको देखा जाएगा, एक ठो सहजीविता है, सहभोगिता है, और एक ठो है सहजीविता, सहभोगिता, परजीवी और मृतोपजीवी। इसमें कई टाइप के हैं। तो पहला देखिए, नंबर 1, कई प्रकार के होंगे। तो नंबर 1 सहजीविता, सिम्बायोसिस। प्यारे बच्चों, सहजीविता का मतलब होता है साथ साथ जीना, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके जीना।
जैसे 2 यूनिट होता है, एक जैसे क्या है ना, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन प्यारे बच्चों, शैवाल, शैवाल और कवक, कवक दो अलग अलग जीव हैं। शैवाल अलग चीज है, कवक अलग चीज है। जब दोनों मिलकर एक यूनिट के तरह जीते हैं तो वो होता है लाइकेन, और इसी को बोलते हैं सहजीविता का एग्जाम्पल बता चुके हैं। जिसमें शैवाल और कवक 2 यूनिट मिलकर एक नई यूनिट बना देते हैं जिसको लाइकेन कहा जाता है। सहभोगिता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी को बोला जाता है प्रथम प्रकार का उपभोक्ता, मांसाहारी को द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता और सर्वाहारी तृतीय प्रकार का उपभोक्ता। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। जैसे बकरी, खरगोश, भेड़िया, शेर, मतलब बकरी, खरगोश ये शाकाहारी में है, भेड़िया, शेर मांसाहारी में है। ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी या मनुष्य। ठीक है, आइए बच्चों तीसरा टाइप देखते हैं। जैसे तीसरा है परजीवी, परजीवी, पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट परजीवी। ये वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव को मारे बिना, किसी दूसरे जीव को मारे बिना उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, वे जीव जो दूसरों को मारे बिना उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे में जूं, खटमल, जोंक, जूं, खटमल, जोंक। ठीक है, और भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। सॉरी, एक होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। इसको बोलते हैं डिकम्पोजर या अपघटन करता, डिकम्पोजर, मृतोपजीवी अपघटन करता, डिकम्पोजर। जैसे वे जीव जो मरी हुई वस्तुओं या सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जो मरी हुई वस्तुएं या सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे दीमक, जैसे जब लकड़ी सड़ जाती है या फिर मर जाती है तो उसमें दीमक लग जाते हैं, उसको खा के खत्म कर देते हैं। ठीक, कौवा, गिद्ध। ठीक है,
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है जीवों में पोषण। जीवों में पोषण, जीवों में पोषण, जीवों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में पोषण। देखिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर बहुत तरह के जीव जंतु हैं, बहुत तरह की जीवधारी हैं, कुछ एक कोशिकी हैं, कुछ बहुकोशिकी हैं। तो हर प्राणी में पोषण अलग अलग तरह से होता है, लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा कॉमन होते हैं। जैसे जीवों में पोषण कई चरणों के अंतर्गत होता है, जैसे अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद होता है पाचन, पाचन के बाद होता है अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद होता है बहिक्षेपण। प्यारे बच्चों, किसी भी बहुकोशिकीय जीवधारियों में, बहुकोशिकीय जीव में पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो इन 5 चरणों से होकर गुजरती है। जैसे पहले कोई भी जीवधारी है, बहुकोशिकीय है, तो उसको मतलब न्यूट्रिएंट्स को खाएगा, खाने को ही क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। अब उसको खा लिया है तो पचाएगा, ठीक है, खाने के बाद उसका क्या करेगा, पाचन करेगा। पाचन होने के बाद अब वो क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट खाया है, जो भी पोषक पदार्थ खाया है, वो कहाँ पे पहुंचना चाहिए, ब्लड में। तो ब्लड में जब वो ब्लड की वेसल्स में पहुंच जाएंगे तो उस क्रिया को बोला जाता है अवशोषण। अवशोषण होने के बाद उसको कहाँ पहुंचना होगा, कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में पहुंचता है तो उस क्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण को हम इंगेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं डाइजेशन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं इगिशन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये ए मुख से प्रारंभ होता है। ये कोई भी बहुकोशिकीय जीवधारी कहाँ से खाना खाएगा, ठीक है ना, खाना कहाँ से खाएगा, मुख से, माउथ। अब देखिए किसी भी बहुकोशिकीय जीवधारी में पाचन क्या होता है, एक तंत्र के अंतर्गत होता है। तो इसमें पूरा का पूरा क्या काम करेगा, पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा। और यहाँ पे देखिए क्या काम करता है, विलाई, यहाँ पे काम करता है विलाई मतलब यहाँ पे विलाई काम करते हैं। और इसमें होती हैं बहुत सारी वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, वो सब न्यूट्रिएंट को खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब विलाई से कहाँ चला जाता है, विलाई से साइटो, जब कोशिकाओं में कोई न्यूट्रिएंट पहुंचने लगता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वांगीकरण। और ये क्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं में। और बहिक्षेपण, जब वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, मुख से होता है। अंतर्ग्रहण कहाँ से, मतलब किसी भी भोज्य पदार्थ को या न्यूट्रिएंट को खाना को ही, मतलब खाने को ही क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। अब कोई भी बहुकोशिकीय जीवधारी क्या करता है, मुख से ही खाना खाता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए अगर एक कोश की बात करेंगे तो उसमें पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो अंतर्ग्रहण के बाद डायरेक्ट क्या कर लेता है, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो मतलब पाचन और अवशोषण बहुत कम होता है, ठीक है ना।
बोलो अंतर्ग्रहण, तो हेडिंग करो अंतर्ग्रहण किसी जिनकी क्रिया देखते हैं पाचन, डाइजेशन। देखिए पाचन एक प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें डायग्राम आपको बनाना होगा। जैसे देखिए देखिए प्यारे बच्चों, ये पाचन तंत्र है। हम आपको नाम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे है लीवर, देखिए प्यारे बच्चों, ये है नोज मतलब नाक। ये है माउथ मतलब मुख। ठीक। ये है ग्रसनी, इसको फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स। ये है ग्रास नली, ओसेफेगस। प्यारे बच्चों, ये विंड पाइप है, मतलब ये क्या है, रिस्पायरेशन का सिस्टम है। यह है स्टोमक, अमाशय या पेट बोल सकते हैं। ठीक। यह है स्प्लीन, प्लीहा। अमाशय, स्प्लीन, प्लीहा। तिल्ली भी बोलते हैं इसका नाम, तिल्ली। अग्नाशय, पेनक्रियास। ठीक है बच्चों। ये लीवर, यकृत। इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ठीक। प्यारे बच्चों, ये छोटी आंत है, छोटी आंत। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसमें 3 भाग हैं, बाद में बताएंगे, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। यह है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यह है प्यारे बच्चों अपेंडिक्स,
अपेंडिस्क, ये है एनस, एनस गूदा, ये है रेक्टम, रेक्टम मलाशय। प्यारे जो मेजर 3-4 पॉइंट है, मेजर 3-4 पॉइंट है जो आपको देखना है। 3-4 पॉइंट का ये क्या है, देखो यहाँ माउथ है, तो माउथ से लेकर एनस तक एक नली गई है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। तो प्यारे बच्चों हम एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक एक नली होती है, लंबी नली होती है, जिसको हम कहते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। यह क्या होती है? कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं चौड़ी, ठीक है ना। तो इसमें बीच बीच में ऑर्गन जुड़े हुए हैं, जैसे लीवर, लीवर एलिमेंट्री कैनाल में ही एक ड्यूडेनम से जाके अटैच है। पैनक्रियास ड्यूडेनम से अटैच है, प्लीहा ड्यूडेनम से अटैच है। सबसे चौड़ा भाग स्टमक है, सबसे पतला और सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। हम कह सकते हैं कि सबसे लंबा एवं पतला भाग कौन सा है? पतला भाग आप छोटी आंत कह सकते हैं। अब बड़ी आंत सबसे मोटी होती है, सबसे मोटा भाग है, सबसे मोटा भाग। और सबसे चौड़ा भाग क्या है? पेट। सबसे चौड़ा भाग क्या है? पेट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि आहार नाल, देखिए एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, आहार नाल क्या है बच्चों? आहार नाल को देखते हैं। आहार नाल आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि मुंह से लेकर एनस तक, मतलब मुख से लेकर एनस तक एक लंबी नली को आहार नाल कहते हैं, जिसमें भोजन क्रमाकुंचन गति करते हुए आगे बढ़ता है। इसमें यह क्या होती है? कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं चौड़ी। तो हम लिख दे रहे हैं मुंह से गूदा तक एक लंबी नली आहार नाल कहलाती है, आहार नाल कहलाती है, आहार नाल कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आहार नाल कहलाती है। यह कहीं पतली, कहीं मोटी तो कहीं चौड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। सॉरी, यह कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं चौड़ी हो जाती है। इसमें जगह जगह पे अलग अलग ऑर्गन फिट है। इसके अलग अलग स्थान पर या भाग पर, इसके अलग अलग भाग पर कई महत्वपूर्ण अंग जुड़े होते हैं। ठीक, जैसे ड्यूडेनम से आपका क्या जुड़ा है? पैनक्रियाज भी जुड़ा है। ड्यूडेनम से क्या जुड़ा है? लीवर जुड़ा है। ड्यूडेनम से ही स्प्लीन जुड़ा है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहीं पे आपको लिखना है सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग छोटी आंत, ठीक। सबसे मोटा भाग बड़ी आंत, सबसे चौड़ा भाग
दिखाई नहीं देगा। सबसे चौड़ा भाग, सबसे चौड़ा भाग पेट, पेट या आमाशय, आमाशय, ठीक है ना। इसमें भोजन क्रमानुकुंचन गति करते हुए आगे बढ़ता है। देखिए बच्चों, आहार नाल के बारे में बता रहे हैं। इसमें भोजन क्रमानुकुंचन गति करते हुए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसमें भोजन क्रमानुकुंचन गति करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एलिमेंट्री कैनाल आपको बता रहे हैं कि मुंह से लेकर एनस तक होता है। बीच बीच में कहीं चौड़ा, कहीं पतला, कहीं मोटा हो जाता है। तो सबसे चौड़ा भाग पेट या आमाशय, सबसे पतला भाग छोटी आंत या सबसे लंबा भाग छोटी आंत, ठीक है ना, और सबसे मोटा भाग बड़ी आंत। सबसे चौड़ा भाग पेट हो जाएगा। अब जगह जगह पे कई सारे ऑर्गन्स लगे हैं, जैसे लीवर छोटी आंत के ड्यूडेनम से जुड़ा है, पेनक्रियास छोटी आंत के ड्यूडेनम से जुड़ा है, स्प्लीन भी ड्यूडेनम से जुड़ा है। तो आइए बच्चों हम एक एक करके पढ़ते हैं। ये सारा सिस्टम कहाँ है? आहार नाल के अंतर्गत है। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले माउथ से, देखेंगे। माउथ एक, ठीक, ग्रसनी, ठीक है ना, ग्रास नली, अमाशय, फिर ठीक है ना अमाशय, फिर इसके बाद इसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद प्यारे बच्चों लीवर देखेंगे, लीवर के बाद पैनक्रियास देखेंगे, ठीक है। पैनक्रियास के बाद हम बड़ी आंत देखेंगे, 8, ठीक है। आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ मतलब वैकल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल में वैकल कैविटी, वैकल कैविटी, मुख गुहिका, मुख गुहिका क्या होती है प्यारे बच्चों? और प्यारे बच्चों मुख गुहिका में क्या होते हैं? 3 संरचना पाई जाती है। मुख गुहिका क्या है? यह आहार नाल का सबसे शुरुआती भाग होता है, जहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू होता है, या फिर कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से शुरू होता है? मुख से। ठीक, इसमें 3 यूनिट होती है, मतलब 3 संरचना होती है, एक दांत, एक जीभ, एक ग्रंथि। तो प्यारे बच्चों हम दांत के बारे में देखते हैं। दांत, इसमें क्या क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है, ग्रंथि होती है। दांत, जीभ, ग्रंथि। तो दांत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, दांत जो होता है ना, उसका अध्ययन, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी होता है। क्या होता है? दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ठीक, प्यारे बच्चों जीवन काल में ना, पूरे जीवन काल में टोटल 52 दांत आते हैं। कितने? 52, जिसमें से दूध के दांत 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। बाकी वयस्क में 32। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 52। मतलब पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52। दूध के कितने होते हैं? 20। उसके बाद कितने आते हैं? टोटल 32 आते हैं। ठीक, ठीक है जी। दांत बना क्या होता है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। दांत किसका बना होता है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ट्राई कैल्शियम फास्फेट का क्या होता है? दांत बना होता है।
ठीक है प्यारे बच्चों, ट्राई कैल्शियम फास्फेट का दांत बना होता है। और नकली दांत किसका बना होता है? नकली दांत, ये दांत बना होता है किसका? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। नकली दांत बना होता है पोर्सिलिन का। नकली दांत बना होता है पोर्सिलिन का, नकली दांत होता है। ठीक है, देखिए आगे आइए हम कुछ और देखते हैं। प्यारे बच्चों, दांत के भाग देखो, दांत के भाग। प्यारे बच्चों, दांत कुछ ऐसे होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर इसको बोलते हैं शिखर। दांत के भाग में क्या होता है? सबसे ऊपर शिखर। बीच में इतना अंदर होता है तो इसको बोलते हैं जड़। इसको क्या बोलते हैं? जड़। इसको बोलते हैं ग्रीवा। मध्य भाग को ग्रीवा। दांत के 3 भाग हो गए। एक सबसे ऊपर को शिखर बोलते हैं, और जहां से दांत जुड़ा होता है मसूड़ों से उसको बोलते हैं जड़। ठीक है ना, और मध्य भाग को ग्रीवा। और इसमें दांत में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उसको बोला जाता है पल्प। ठीक है, तो दांत में इसको क्या बोलते हैं? पल्प। दांत में ना जो ब्लड होता है, ब्लड की वेसल्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? पल्प। अगर इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड जाना बंद हो जाए तो दांत धीरे धीरे खराब होकर टूट के गिर जाएगा। ठीक, इसके ऊपर दंतास्ति होती है। दंतास्ति, दांत की हड्डी। कैल्शियम फास्फेट, ये होता है सबसे कठोर भाग, इनेमल। पूरे शरीर में बच्चों पूछा जाएगा कि सबसे कठोर भाग, तो आप क्या बताएंगे? इनेमल। सबसे कठोर क्या होता है? इनेमल। वाइट कलर का होता है। ठीक, आइए बच्चों हम कुछ और देखते हैं। अब इसको रब करते हैं। आप लोग बना लिए होंगे, देख लिए होंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों, दांत के प्रकार। वैसे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत कितने टाइप के? 4 प्रकार के। थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। सपोज करो कि एक ऊपरी जबड़ा है, इसके नीचे जस्ट निचला जबड़ा होगा। एक ऊपरी जबड़ा है, एक निचली जबड़ा है। ठीक है ना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपरी जबड़ा में 16 है, नीचे भी 16 है। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 8 इधर, 8 उधर, 8 इधर, 8 इधर। ठीक है ना, तो टोटल एक मतलब कुल मिला जुला के 4 सेट बन जाएंगे। 4 सेट बनेंगे कि नहीं? एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का। प्यारे बच्चों, यहाँ से ना बीचों बीच से ये सिमेट्रिकल होता है। जो दांत इधर होगा वही दांत इधर होगा, जो दांत इधर वही दांत इधर, जो दांत नीचे होता है वही दांत ऊपर होता है। सेम टू सेम हम एक को बना रहे हैं, एक पार्ट का बना रहे हैं, एक पार्ट का छोड़ दे रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे ना 2 ठो बड़े बड़े दांत होते हैं। ठीक, और इसके बगल में एक नुकीला दांत होता है। फिर इसके बाद 2 दांत चौड़ी कैटेगरी के होते हैं, और यहाँ पे 3 दांत होते हैं। 1 2 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम देते हैं ये आई, सी, प्री और यम।
तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, इसको बोलते हैं इंसिजर या कृंतक, इसको कैनाइन रदनक, इसको अग्र चवर्णक, ये सब के सब चवर्णक है। ये क्या है? चवर्णक। तो आगे है तो अग्र चवर्णक, पीछे है तो पाश्च चवर्णक, ठीक ना, मतलब चवर्णक बोलते हैं। देखिए पहले बच्चों, पहला क्या है? कृंतक। कृंतक इसको बोलते हैं इंसिजर। इंसिजर, ठीक है ना, कृंतक, इंसिजर। ये क्या करता है? यह भोजन को काटने, यह भोजन को काटने का कार्य करता है। भोजन को काटने का कार्य करता है, मतलब इससे हम भोजन को काटते हैं, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, संख्या में देखेंगे ना, एक जबड़े में 4 होते हैं तो दोनों जबड़े में 8 होते हैं। एक सेट में 2 होता है। इधर कितने हैं? 2 हैं। कृंतक कितने हैं? एक सेट में 2, तो 4 सेट में 8, ठीक। 4 सेट हो गया ना, एक सेट ये, एक सेट ये, 2 ऊपर हो गया, 3 और 4 सेट हो गए। एक सेट में 2 कृंतक, तो 4 सेट में 8 कृंतक, 2 सेट में 4, ठीक। यह काटने का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, ये नाक के एकदम नीचे होता है, नाक के नीचे, तो इसको हम नोज टीथ बोलते हैं। नोज टीथ, यह भोजन को काटने का कार्य करता है। दूसरा देखिए, रदनक। रदनक, रदनक कैनाइन। कैनाइन, प्यारे बच्चों, कैनाइन ये क्या होता है? नुकीला होता है। यह नुकीला होता है, यह नुकीला, नुकीला होता है, ठीक है ना। यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। फाड़ने का कार्य करता है, भोजन को चीरता या फाड़ता है, ठीक है। ये आंख के एकदम नीचे होता है। प्यारे बच्चों, आंख के एकदम नीचे कौन सा दांत होता है? कैनाइन, मतलब रदनक, तो इसको आइज टीथ, आइज टीथ, इसको क्या बोलते हैं? आइज टीथ। काम क्या है? भोजन को चीरता है और फाड़ता है। देखिए, आप कुत्ता को, शेर को देखे होंगे तो जो लंबा लंबा दांत होता है वही क्या होता है? कैनाइन। वही क्या होता है? कैनाइन। तो हम लोग इंसानों में भी कैनाइन होता है, बट हम लोग मांस बहुत कम खाते हैं, जैसे हफ्ते में, महीने में ऐसा खाते हैं। लेकिन जो शेर होते हैं वो मांसाहारी हैं, कुत्ते हैं, रोजाना क्या है, कहीं ना कहीं मांस खाते हैं। तो उनका ये जो है, मांस को क्या करना होता है? मांस को चीरना या फाड़ना होता है। मांस क्या होते हैं? उसमें फाइबर्स होते हैं ना, जो उनकी कोशिकाएं होती हैं फाइबर होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, रेशेदार होती हैं, तो उनको फाड़ना पड़ता है, तो कैनाइन काम में आएगा, चीरना या फाड़ना। तो मतलब जितने भी मांसाहारी होंगे उसमें जो कैनाइन होता है वो लंबा होता है, ठीक। अब देखिए, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, प्रीमोलार, प्रीमोलार, सॉरी इसमें नहीं बताए हैं। इसमें देखिए एक होता है, एक सेट में एक, इनकी संख्या किधर? रदनक की एक सेट में एक, तो दो सेट में 2, 4 सेट में 4, ठीक। मतलब 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, देखिए यह चौड़े दांत होते हैं। ये कैसे होते हैं? चौड़े चपटे, चपटे, चौड़े चपटे होते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने, बाने का कार्य करते हैं। भोजन को कार्य करते हैं, भोजन को क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। देखिए, एक सेट में 2 होते हैं, तो 2 सेट में 4, 3 सेट में कितना? 6 और 8, 4 सेट में 8 दांत होते हैं, ठीक।
ये आगे होते हैं और बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं होता है। यह दांत क्या होता है, बच्चों में होता ही नहीं है। ठीक, बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, भोजन को क्या करता है, चबाने का काम, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, भोजन चबाते नहीं है, तो ये लेट से आता है। ठीक, ये देखिए प्यारे बच्चों, गाल के नीचे होता है तो इसको चीक तीथ बोलते हैं। चीक तीथ, है ना। कार्य आपको बता दिए हैं कि भोजन को चबाने का कार्य करता है। ठीक, इनकी संख्या भी एक सेट में 2, 2 सेट में 4, 3 सेट में 6 और 4 सेट में 8 होती हैं। मतलब एक जबड़े में 4, दोनों जबड़ों को मिला के 8। चवर्डक, मोलार। प्यारे बच्चों, यह भी चौड़े चपटे होते हैं या भोजन को मतलब चबाने या पीसने का काम करते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं, पीसने या चबाने, भोजन को पीसने या चबाने का कार्य करते हैं। यह भी चौड़े और चपटे होते हैं। ठीक है ना। 2 दांत तो शुरू में आ जाते हैं, जैसे 2 दांत आ चुका होता है, 2 दांत आ चुका है, लेकिन एक दांत 22 से 25 साल के बाद में आता है। उस दांत को हम चौभर, उसको क्या बोलते हैं, चौभर। और इसके आने से कहा जाता है कि उसमें बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि हो जाती है। काफी लंबे समय शादी ब्याह हो चुका होता है, बुद्धि का विकास होता है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो इसको बुद्धि दांत भी कहते हैं। बुद्धि दांत या विस्डम टीथ। विस्डम पूछा जाएगा, विस्डम टीथ क्या है, तो आप क्या कहलाएंगे, चौभर। ठीक, भोजन को पीसने चबाने का कार्य करता है। ठीक, इनकी संख्या एक सेट में 3, तो एक जबड़े में 6, टोटल होगा 12। देखिए बच्चों, पक्षियों का जो चोंच होता है वो आप कह सकते हैं इंसिजर है, कृंतक। पक्षियों का चोंच क्या है, कृंतक। ठीक, और देखिए दंत क्षय होता है ना, दंत क्षय, तो फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, दंत क्षय। अगर फ्लोरीन की अधिकता हो जाए तो दांत क्या हो जाएगा, पीला, मतलब दांत में पीलापन आ जाएगा। किसकी वजह से, फ्लोरीन की अधिकता से। फ्लोरीन की क्या होगा, फ्लोरीन की अधिकता से पीलापन, और कमी से दंत क्षय हो जाएगा, दंत पतले हो जाएंगे, झड़के गिरने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इतना है। आपको एक चीज और पूछा जाएगा, दंत सूत्र, तो हम बच्चों का भी लिख दे रहे हैं, दंत सूत्र। देखिए वयस्क के लिए और बच्चों के लिए। ठीक है, वयस्क में क्या है, पूरा 32 दांत मान के चला जाता है। तो देखिए 2 दांत ये है, ठीक है ना, 1 दांत ये है, 2 दांत ये है और 3 दांत ये है। सेम टू सेम वैसे नीचे होगा। तो ये वयस्क के लिए है और मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए 2, 1 3, 2 5, 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 दूनी 32। ठीक, बच्चों में क्या होगा, 2 दांत ये होगा, 1 दांत ये होगा, ये एक को नहीं होगा, और ये इसमें से केवल 2 दांत होंगे। सेम टू सेम नीचे, अब मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ देखो 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो ये बच्चों वयस्क का है दंत सूत्र, पूछा जाता है, ये बच्चों का है दंत सूत्र। ठीक है ना, यही 20 दांत है दूध वाला, ये टूटते हैं तो वो आने लगता है। ठीक, आइए बच्चों हम दूसरा यूनिट पढ़ते हैं वोकल कैविटी का, जो जीभ है। जीभ, टंग। ठीक, जीभ क्या होता है, उपकला ऊतक का बना होता है, उपकला ऊतक। यह
मसल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू। इसमें बोन नहीं पाई जाती है, कह सकते हैं बोन नहीं होता है। ठीक, उपकला ऊतक की बनी होती है, मसल टिश्यू होता है, बोन नहीं पाती है। कार्य, कार्य एक तो कार्य में क्या है, बोलने के लिए, बोलने के लिए बोलने के लिए इस्तेमाल होती है। जीभ का इस्तेमाल बोलने के लिए होता है। ठीक, ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करना, करने के लिए। ठीक है ना। दूसरा, भोजन में लार मिलाने के लिए, भोजन में लार मिलाने के लिए, लार मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। इससे स्वाद लिया जाता है। क्या लिया जाता है? स्वाद। इससे क्या होता है? स्वाद का आभास होता है। ठीक, स्वाद का आभास मतलब स्वाद का आभास किससे होते हैं? टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड मतलब जीभ पे क्या पाए जाते हैं? स्वाद कलिका, स्वाद कलिका, स्वाद कलिका, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ठीक, जीभ के भाग देखिए प्यारे बच्चों, कुछ जीभ कुछ ऐसा है। तो ये अग्रभाग है, इसको बोलते हैं अग्रभाग। जीभ का ये कौन सा भाग? अग्र। ये है पश्च भाग, पश्च भाग। ठीक, अजीब का ये पार्श्व भाग है, ये दोनों पार्श्व भाग है। ठीक, तो पार्श्व भाग में आगे का है तो अग्र पार्श्व भाग, अग्र पार्श्व भाग, और ये पश्च पार्श्व भाग, पश्च पार्श्व भाग। ठीक, सेम यही है, पश्च पार्श्व भाग और ये अग्र पार्श्व भाग। प्यारे बच्चों, बीच में ना नो टेस्ट, बीच में कोई बर्ड्स नहीं हो तो नो बर्ड्स नो टेस्ट। बीच में अगर कोई स्वाद कलिका ही नहीं है तो बीच में स्वाद का आभास नहीं होता। ये महज किसी थ्योरेटिकल है, किताब में जो लिखा है हमने उसको बता रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा है, बोर्ड एग्जाम 10th। ठीक है ना। तो अग्रभाग में किताब में बोला है कि अग्रभाग से मीठेपन का आभास होता है और पश्च भाग से कड़वा, कड़वा महसूस होता है। यहाँ से खट्टा महसूस होता है, खट्टा, और यहाँ से नमकीन, नमकीन महसूस होता है। प्यारे बच्चों, आप नमक यहाँ खाओगे तो महसूस होगा, नमक यहाँ खाओगे तो भी महसूस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि खाली यहाँ से मीठा पता चलेगा, यहाँ से कड़वा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किताब में लिखा है, कभी कभी पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, जीभ से क्या है प्यारे बच्चों? जीभ हिलती है, डुलती है, मतलब जीभ में क्या होता है? मोमेंट होता है, जीभ में मोमेंट होता है जिसके कारण अलग अलग से ध्वनि निकलती है। लेकिन गूंगे व्यक्ति में ना, जो गूंगे होते हैं उनमें जीभ का मोमेंट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि बोलने में या ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जीभ का अहम रोल है। ठीक, टंग्स का। और भोजन में लार मिलाने के लिए कौन है? जीभ। जीभ क्या होगा? भोजन को इधर उधर के हिला डुला के उसमें क्या करता है? लार मिला जाता है, लार मिलाता है। ठीक, जिससे भोजन क्या होता है? शुरुआत में अम्लीय होता है, बाद में थोड़ा सा क्षारी हो जाता है, जिससे भोजन आसानी से पच सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अगला यूनिट देखते हैं। अगला है ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड्स।
सलेवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, भोजन करते हैं तो उस समय भोजन की पीएच वैल्यू होता है 6.8, मतलब एसिडिक होता है थोड़ा सा। लेकिन जैसे उसमें लार मिल जाती है उसका पीएच वैल्यू होता है 7.6, 7.2 पीएच। ये थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। तो ये बेसिक मतलब क्षारीय भोजन थोड़ा सा आसानी से पच जाता है, जैसे अम्लीय भोजन आसानी से नहीं पचता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, जो लार में ना 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। पहला कर्णमूल, कान के एकदम बगल में होती है कर्णमूल। दूसरा है अधोहनु, अधोजिह्वा, प्यारे बच्चों, अधोजिह्वा, अधो मतलब नीचे होता है, जीभ के नीचे नीला नीला कलर का होता है, नीले कलर की वेसल्स होती हैं, आप उसको देखेंगे तो वो लार ग्रंथियां हैं, ठीक है ना। जी उसके नीचे एक अधोहनी ग्रंथियां हैं और कान के बगल में कर्णमूल होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इनसे ना एंजाइम्स निकलते हैं। तो देखिए कर्णमूल से, देखिए कर्णमूल में ना एक वायरस लगता है, मम्स वायरस लग जाता है, जिसको हम लोग देहात में गल्लो माई के नाम से जानते हैं। गल्लो माता माई नहीं होता है, छोटी माता बड़ी माता, उसी तरह से एक गल्लो माई होता है। गाल में सूजन आ जाती है, दर्द करता है, मुंह खोलने से दर्द होता है, मम्स वायरस, टॉन्सिल बोलते हैं, ठीक। प्यारे बच्चों, जो लार ग्रंथियां हैं इनसे एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम थोड़ा सा हम रब करेंगे। लार ग्रंथियां से क्या निकलते हैं, एंजाइम, ठीक। एंजाइम में प्यारे बच्चों एक लाइसोजाइम, प्यारे बच्चों, ये हम लोग जब भोजन करते हैं तो ऐसे खुले में करते हैं या फिर पूरी तरह से कवर्ड नहीं होता है, तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु आ जाते हैं। क्या आते हैं, जीवाणु। तो जीवाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, कार्य करता है, ठीक। फिर इसके बाद इसमें डाइस्टेज और टाइलिन, प्यारे बच्चों इसको मत भूलिएगा। टाइलिन क्या करता है ना, स्टार्च, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो पेड़ पौधों से हमको मिलता है, तो पेड़ पौधों में जब बहुत सारे ग्लूकोज हो जाते हैं तो उसको स्टार्च बोला जाता है। तो स्टार्च को ही ना माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को किसमें, माल्टोज में बदल देता है। एक और पाया जाता है प्यारे बच्चों, म्यूकस, ठीक है ना। ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे भोजन क्या हो, आहार नाल में खिसकता हुआ आगे जाए, से भोजन आहार नाल में खिसकता हुआ आगे बढ़े, जिससे क्या हो, आहार नाल में भोजन खिसकता हुआ आगे बढ़े। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको मुख गुहिका में 3 यूनिट पढ़ाया है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों, मुख के आगे ना ये मतलब कीप टाइप का होता है, पीछे आके कहाँ खुलता है, ग्रसनी में। मुख गुहिका कहाँ खुलती है, ग्रसनी में कह सकते हैं। तो हम देखते हैं ग्रसनी, ग्रसनी फेरिंग्स। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा का है ग्रसनी, ग्रसनी फेरिंग्स। प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए ये नाक का रास्ता है, नाक ये श्वसन नाल है, ठीक है ना, और ये आहार नाल है। तो आहार नाल और श्वसन नाल एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को ओवर क्रॉस करती हैं। श्वास नली तथा ग्रास नली, ग्रास नली एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती हैं, जिस स्थान पर काटती हैं। श्वास नली और ग्रास नली एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती है उसे कहते हैं ग्रसनी, उसे ग्रसनी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं घाटी ढापन। यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे होता है घाटी ढापन। ये क्या है, घाटी ढापन, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, घाटी ढापन। घाटी ढापन एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या होता है प्यारे बच्चों, हम मतलब खाना खाते हैं तो खाना श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। खाना खाते समय अगर बोल देते हैं तो भोजन या फिर पानी, हल्का सा भोजन या पानी श्वास नली में चला जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ा इसको धक्का देके बाहर करके किस में डाल देता है, ग्रास नली में। तो ये हिचकी का रूप ले लेता है। जैसे फेफड़ा क्या करेगा, उसमें जाने वाले अनावश्यक पदार्थों को ढकेल कर बाहर निकालता है, तो उसको बोलते हैं हिचकी। तो एपीग्लॉटिस का काम है कि भोजन को ग्रास नली में पहुंचाना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यह भोजन को श्वास नली में जाने से बचाता है, ठीक है ना, भोजन को श्वास नली में जाने से बचाता है। जैसे इसके ऊपर भोजन चला जाए, जैसे आप खाना खा रहे हैं, इसके ऊपर भोजन चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऐसे गिर के क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो भोजन इसमें चला जाएगा। ठीक, आइए बच्चों हम तीसरा यूनिट पढ़ते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली, ओसेफेगस, ओसेफेगस। ओसेफेगस क्या है बच्चों, यह ना ग्रसनी तथा अमाशय को जोड़ता है। ये क्या है, यह ग्रसनी तथा अमाशय को जोड़ता है, ग्रसनी तथा अमाशय को जोड़ता है। ठीक, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन बोलस, भोजन कैसे होता है, बोलस मतलब लड्डू। भोजन कैसे होता है, लड्डू के रूप में होता है, के रूप में होता है, भोजन लड्डू के रूप में होता है, और क्रमानुकुंचन गति करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक, क्रमानुकुंचन गति करते हुए आगे बढ़ता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अब प्यारे बच्चों देखो, इसमें तो फेफड़ा जुड़ा है, वो हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, और इसमें पेट जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है प्यारे बच्चों? इसमें पेट जुड़ा है। अब इसके 3 पार्ट हैं, पेट के 3 पार्ट हैं, ठीक है। ये देखो हार्ट की तरफ होता है, ऐसे है ना, तो ये हार्ट की तरफ होता है। यहाँ पे क्या है? हृदय। हृदय को इंग्लिश में या फिर मेडिकल में इसको कार्डियक बोलते हैं। हृदय को क्या बोलते हैं? कार्डियक। तो आइए हम अमाशय देखते हैं। अमाशय स्टोमक। इसको बोलते हैं फंडिक। फंडिक। इसको बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक। कार्डियक। कार्डियक। प्यारे बच्चों, कार्डियक में क्या होता है ना, इसमें HCl पाया जाता है। करीब 2 pH का कितना क्या पाया जाता है? 2 pH का HCl। HCl का काम देखिए, ऊपर से आ रहे भोजन किस फॉर्म में है? लड्डू के फॉर्म में है। तो जैसे ही ये अमाशय में पहुंचेगा, कार्डियक भाग में उपस्थित होता है 2 pH का HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? भोजन का जो लड्डू फॉर्म है उसको काइम फॉर्म में बदल देता है, ठीक है ना। अमाशय के 3 भाग हैं। तो पहला देखो कार्डियक। कार्डियक भाग क्या है? देखिए बच्चों, इसमें पाया जाता है 2 pH का HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। इसके कई काम हैं, जैसे पहला, यह जीवाणुओं को मार देता है। जीवाणुओं को मार देता है। दूसरा काम है, ये जीवाणुओं को मार देता है। दूसरा क्या है? यह भोजन को जो ऊपर से आ रहा है किस में है? लड्डू के फॉर्म में है ना, तो काइम बदलता है, मतलब पेस्ट बनाता है, लुगदी। लुगदी टाइप का पेस्ट क्या बनाता है? पेस्ट। पेस्ट मतलब घोल देता है, भोजन को क्या कर देता है? घोल देता है। और जितना ज़्यादा भोजन करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? HCl निकलेगा। तो ज़्यादा भोजन करेंगे तो ज़्यादा HCl। तो कभी कभी देखेंगे आपको खट्टी डकार आती है, खट्टी डकार आती है, तो इसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? ज़्यादा भोजन ज़्यादा HCl। अगर भोजन ज़्यादा करते हैं, बार बार करते हैं, तो HCl क्या होगा? ज़्यादा निकलेगा। क्यों? उसका कई काम है। पहली बात, जीवाणुओं को मारेगा, भोजन को लुगदी बनाएगा, पेस्ट बनाएगा, तो ज़्यादा HCl की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि भोजन करते गए तो HCl की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिडिटी। जिसको बोलते हैं अम्लीयता। अम्लीयता क्या बोलेंगे? अम्लीयता, एसिडिटी, ठीक। देखो बच्चों, इसको दूर करना हो तो आप लोग मार्केट से क्या लेते हैं? इनो। मार्केट से इनो लेते हैं। इसमें ना फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क मैग्नीशिया। या फिर अब इसके दूर करने के लिए इमली खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? इमली। या फिर खाने का सोडा। आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल करेंगे, एसिडिटी थोड़ा सी दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो HCl का काम समझ में आया बच्चों, कि ये पहले क्या करेगा? जीवाणुओं को मार देगा।
जो ऊपर माउथ में बच चुके हैं वो HCl के संपर्क में आएंगे पेट में, कार्डियक भाग में, जीवाणुओं को मारेगा। भोजन को ऊपर से आए हुए लड्डू फॉर्म जो होगा उसको काइम में बदल देगा। किसमें बदल देगा? काइम में। और बार बार भोजन करेंगे तो इसका काम है भोजन को काइम बदलना। तो बार बार करेंगे भोजन तो और भोजन आएंगे, मतलब उनको पेस्ट बनाने के लिए और HCl की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे करते करते HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ये एसिडिटी का रूप लेगा, खट्टी डकार आने लगती है। दूर करने के लिए ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, इमली, खाने का सोडा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए HCl इतना पावरफुल होता है, उसमें कोई भी पदार्थ क्या होते हैं, गल जाते हैं। बट तो आपको ये प्रश्न दिमाग में आया होगा कि पेट को तो छेद के बाहर निकल सकता है, बट नहीं, लगभग 80% जो आहार नाल है ना उसमें कई परत होती हैं। तो सबसे अंदर की परत होती है म्यूकस, मतलब पावर ज़्यादा है तो म्यूकस, म्यूकोसा लिख सकते हैं, म्यूकोसा परत HCl को, ठीक है ना, पेट तक जाने से रोकती है, जाने से रोकती है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा खाएंगे, बाहर का सामान खाते हैं या फिर किसी कारणवश आपका पेट सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो म्यूकस परत थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से ना पेट में, पेट पर लाल चकत्ते या फुंसियाँ होने लगती हैं, जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। अल्सर, क्या बोलते हैं? अल्सर। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इतना समझना है, कार्डियक भाग में HCl होता है, जो pH वैल्यू क्या होता है, 2 का होता है, मतलब पावरफुल HCl होता है, मतलब जीवाणुओं को मार देता है, बोलस को घोल देता है, मतलब पेस्ट बना देता है, ठीक है ना, और भी काम करेंगे। ठीक, साथ में कुछ यहाँ से क्या होते हैं, पाइलोरिक भाग से कुछ एंजाइम होते हैं, निकलते हैं, जिनको वो एक्टिव भी करता है। कौन? HCl, पाइलोरिक। ठीक, आइए बच्चों दूसरा देखते हैं, फंडिक। बी में क्या है? फंडिक। फंडिक भाग में क्या है? देखिए यार प्यारे बच्चों, इसमें ना कांटेनुमा संरचना होती है, कांटेनुमा संरचना होती है, जिसे रूजी कहा जाता है। रूजी, इसको क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। यह करता क्या है? यह भोजन को 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे रोक के रखता है, रोक के रखता है, ठीक ना। इसमें रोजी पाए जाते हैं। रोजी कांटेनुमा संरचना, ये भोजन को क्या करता है? 3 से 4 या 5 घंटा रोक के रखता है। बस ये देखिए। अब देखिए सी में बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, सी में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है ना, जठर ग्रंथियां, पाइलोरिक। देखो सर, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसमें क्या पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक। प्यारे बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक या जठर रस निकलते हैं। जठर रस में जैसे प्रोपेप्सिन होता है, प्रोरेनिन होता है, वाटर होते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पूरा पेटे में है, तो यहाँ भी रहेगा, ठीक। तो यहाँ प्रोपेप्सिन
पेप्सिन, ठीक है ना। और प्रोरेनिन, देखिए प्यारे बच्चों, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन ये दोनों क्या है, आइए बच्चों हम प्रोपेप्सिन, प्यारे बच्चों जिस एंजाइम के आगे प्रो लगा हो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर लगा हुआ है मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो HCl जो होता है ना वो इसको सक्रिय कर देता है और बनाता है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है, प्यारे बच्चों प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, किसमें, पेप्टोन, ठीक है। फिर से सुनिए, इसमें जठर रस में क्या होता है, प्रोपेप्सिन निष्क्रिय होता है, एंजाइम है लेकिन निष्क्रिय, काम नहीं करता है। लेकिन HCl आने के बाद इसको क्या करता है, सक्रिय कर देता है और बना देता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसी तरह से रेनिन पे भी HCl काम करेगा, सॉरी प्रोरेनिन पे भी HCl काम करेगा और बनाएगा रेनिन। और रेनिन क्या करता है बच्चों, दूध को पचाता है। दूध को किस में बदल देगा, दही में। तो प्यारे बच्चों जो दूध खाने वाले होते हैं उसमें रेनिन अगर नहीं है तो दूध नहीं बचेगा। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का मुख्य आहार क्या होता है, दूध। तो बच्चों में रेनिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि शुरुआती के 2-3 साल उनको क्या दूध पे डिपेंड रहना होता है। आप देखते ही होंगे अगर बच्चे दूध पिए हैं, उनका पेट दब गया है तो वो अगर उल्टी करते हैं तो दही की तरह करते हैं, ठीक। लेकिन बुजुर्गों में किसी किसी में क्या होता है, रेनिन की कमी हो जाती है और वो दूध उनसे पचता नहीं है, ठीक। थैंक यू।